अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं अब्दुल जब्बार सुमरो हाज़िर हूँ आपके प्रोग्राम बिहाइंड द न्यूज़ विद अब्दुल जब्बार सुमरो के साथ। तो शुरू करते हैं आज की खबरें। आज सबसे पहले चलते हैं इमरान खान के कल के इंटरव्यू को जो उन्होंने बोल टीवी को दिया था इमरान रियाज़ को। इमरान रियाज़ वो शख्सियत हैं जो इमरान खान के बाद पीटीआई के सबसे बड़े फॉलोअर हैं, पीटीआई को सबसे चाहने वाले। वो सहाफ़ी कम, पीटीआई के जो हैं टाइगर ज़्यादा हैं। उनके साथ जो एक फ्रेंडली इंटरव्यू दिया है इमरान खान ने, उसमें बहुत सी चीज़ों के अलावा उन्होंने जनरल बाजवा पर इल्ज़ाम लगाया कि जनरल बाजवा ने उन्हें धोखा दिया है। उनके साथ वो नहीं थे। उन्होंने उनसे पूछा भी था कि जनरल बाजवा साहब आप मेरी तरफ हैं या उनकी तरफ हैं, तो बाजवा साहब ने कहा था कि आप बेफिक्र रहें। तो इस तरह मेरे खिलाफ बाजवा ने साजिशें की और जनरल फैज़ हमीद को हटाकर जब उन्होंने वहाँ से उसको आईएसआई डीजी आईएसआई के पोस्ट से हटाया, तो मैं समझ गया था कि बाजवा मेरे खिलाफ गेम कर रहे हैं, अब ये मुझे हटाएंगे। तो उस वक्त से ये साजिश हुई थी। अब इस चीज़ को यहाँ एक जगह रोक लेते हैं कि इसके कल के बयान के से इसके सारे पिछले बयान ही जो हैं वो तबाह हो गए, क्योंकि पहले 9 महीने तक ये अमेरिका के घोड़े पे चल रहा था। अमेरिका गद्दार, अमेरिका ने मेरी हुकूमत ख़त्म की, बैरूनी साजिश, इम्पोर्टेड हुकूमत। अब कल के इस बयान ने पिछले सारे बयानियों को ख़त्म कर दिया, क्योंकि 8-9 महीने में इसमें इतना टप्पड़ नहीं है, इसमें इतना दम नहीं है कि ये आर्मी चीफ का नाम लेता। मीर जाफ़र, मीर सादिक, ये वो इसकी चलती रहती थी तकरीरों में, लेकिन कभी भी खुलकर इसने नाम नहीं लिया। जब किसी ने पूछा कि मीर जाफ़र और मीर सादिक कौन है, तो कहता था वो नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ हैं। तो ये डर डर के 9 महीने इसने गुजारे, और जैसे ही 29 तारीख गई है, बाजवा साहब घर गए, तो ये अब बोलने के काबिल हुआ है कि बाजवा ने मेरे साथ धोखा किया, बाजवा ने ये किया। और ये कहानी कहाँ से खुली? ये कहानी खुली मोहनिस इलाही के उस बयान से। मोहनिस इलाही ने जो बयान दिया था 2 दिन पहले हम टीवी पर कि ये पीटीआई वाले जनरल बाजवा के खिलाफ जो ट्रेंड चला रहे हैं ये गलत है, क्योंकि पीटीआई के लिए जनरल बाजवा ने बहुत कुछ किया, दरियाओं के रुख मोड़ दिए, और हमें भी जो है पीटीआई की तरफ जाने के लिए बाजवा ने ही कहा था। तो इससे बहुत सी कहानियां जन्म ली। और दूसरे दिन जनरल बाजवा के खिलाफ पीटीआई के सारे जो ट्रेंड थे वो बंद हो गए कि वो गद्दार कौन था, वो योम दफ़ा और दूसरी बहुत सारी बकवास जो पीटीआई की तरफ से जारी थी वो सारी बंद हो गई और बिल्कुल नीट क्लीन हो गया। कोई भी ट्रेंड नहीं चल रहा था बाजवा के खिलाफ। लेकिन कल रात इमरान खान ने जो बोल टीवी को इंटरव्यू दिया और बाजवा पर जो है हमलों की बौछार कर दी, उसके बाद फिर जो है ट्रेंड शुरू हो गया। अब वो ट्रेंड चल रहा है कि वो धोखेबाज भी था, और अब ये इस ट्रेंड पर ये काम कर रहे हैं और उस पर जो है ट्वीट पे ट्वीट चल रहे हैं। तो ये चीज़ें इमरान खान साहब कर रहे हैं। और इमरान खान ने एक कल जो है गलत बात जो की, मेरे नज़दीक वो बहुत ही गलत बात थी कि जनरल बाजवा के खिलाफ उन्होंने बात करते हुए उन्होंने कहा कि आज़म सवाती पर जो है जो तशद्दुद और जुल्म हो रहा है, अगर ये मुझ पर होता तो मैं कब का खुदकश हमला कर चुका होता। तो इस तरह अगर इस तरह का बयान कोई लीडर दे रहा है जो 3.5 साल तक इस मुल्क का वज़ीर आज़म रहा है, तो इसकी दिमागी हालत और दिमागी लेवल का आप अंदाज़ा लगा लें कि ये इसकी दिमागी सतह क्या है। ये एक बिल्कुल ही एक आम वर्कर जिस तरह बात करे इस तरह बात कर रहा है। अब इसकी इस मैसेज का नीचे असर क्या जाएगा, लोगों पर इसका असर क्या जाएगा? तो इसका मतलब यही है कि जो पिछले 8 महीनों से ये मुल्क में खाना जंगी कराना चाह रहा था, जो आर्मी के दरमियान लड़ाई ये कराना चाहता था, उसमें ये मज़ीद इजाफा करना चाहता है। अपनी फ्रस्ट्रेशन, अपनी नाकामियाँ वो सारी इस कौम से निकालना चाहता है। वो चाहता है कि इस कौम से इसका बदला लिया जाए, इसलिए वो ऐसी इंतशाराना बातें कर रहा है, क्योंकि वो हर तरह से मायूस है। उसे मालूम है कि वो न सूबाई असेंबलियाँ तोड़ सकता है न कुछ कर सकता है, क्योंकि इसका परवेज़ लाई इसको असेंबली तोड़ने नहीं देगा और ना ही महमूद खान असेंबली तोड़ेगा। ये 30 दिसंबर भी दूर नहीं, इंशाल्लाह देखेंगे, आप भी देखेंगे, मैं भी देखूंगा। ये 30 दिसंबर को फिर एक नया यू टर्न लेगा। जिस तरह आज मुबशर लुकमान ने कहा अपने एक ब्लॉग में कि इसको जब ये होश में नहीं होता तो बातें दूसरी करता है, और जब होश में आ जाता है तो फिर ये जो है दूसरी बातें करना शुरू करता है। तो कल जो एक दिन पहले इसने कहा था मैं हुकूमत से
مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن وہ الیکشن کی ڈیٹ دیں، اور کل کہا کہ نہیں میں حکومت سے مذاکرات نہیں کروں گا۔ حکومت سے کون مذاکرات کرے گا، وہ بس انتخابات کا اعلان کریں۔ تو اس سے اندازہ لگتا ہے کہ وہ مبشر والی بات صحیح ہے کہ جس وقت یہ اپنے ہوش میں نہیں ہوتا تو کچھ اور باتیں کرتا ہے، ہوش میں آنے کے بعد کچھ پرانے بیانے پہ چلا جاتا ہے۔ تو اس کا مائنڈ کہیں پھنسا ہوا ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اب لاہور میں اس کے گھر کے باہر جس طرح اس نے ٹرینڈ بنایا ہوا ہے، لوگوں کے گھروں کے باہر لوگ کہاں باہر نکلیں تو ان کو چور چور کے نعرے لگاؤ، پی ایم ایل نون والوں کے خلاف، پیپلز پارٹی والوں کے خلاف، یہاں جو ایم این اے چلے گئے ان کو غدار غدار جس طرح کر رہے تھے، اب اس کے گھر کے باہر بھی یہ کام شروع ہو گیا ہے۔ کل بھی زمان پارک پر ایک میاں بیوی جا رہے تھے، ان کو روکا گیا، آگے سے ٹریفک جام تھی، تو اس نے وہیں کھڑے ہو کر کہا کہ اس گھڑی چور کو باہر نکالو، گھڑی چور کو باہر نکالو، نعرے لگائے، اور پھر پی ٹی آئی کے ورکروں نے برداشت نہیں کیا اور اس کو مارا۔ اب پی ٹی آئی والوں کا صبر یہ ہے کہ ایک لڑکے نے جو فیملی کے ساتھ تھا اس کو ایک نعرہ مارنے پر مارا ہے، اور یہ سارا دن لندن میں نواز شریف کے گھر کے باہر کتے کی طرح بھونکتے رہتے ہیں۔ وہاں کبھی بھی انہوں نے ان کو کچھ نہیں کہا، یہ وہاں بیٹھے رہے بھونکتے رہے، سارا دن بیٹھے رہتے ہیں، لیکن کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لیکن ان کی برداشت کا عالم یہ ہے کہ ایک لڑکے نے صرف کہا کہ گھڑی چور کو باہر نکالو تو اس غریب کو زمان پارک باہر مارا گیا ہے، وہ شاید سنا ہے، اس پر کوئی عمران خان نے کہا اس پہ کیس بناؤ، مقدمہ بناؤ۔ تو یہ صورتحال ہے پنجاب کی۔ چلتے ہیں کے پی کے میں۔ کے پی کے کی صورتحال انتہائی بھیانک ہو گئی ہے۔ کے پی میں کے کل نوشہرہ شہر میں بھی کل جو ہے پولیس پر فائرنگ ہوئی ہے۔ پولیس جو گاڑی ہوتی ہے، وین ہوتی ہے، اس پر موٹر سائیکل سواروں نے اندھادھند فائر کھول دیے، جس سے 3 افراد ہلاک ہو گئے پولیس والے۔ اور اس کے علاوہ لا اینڈ آرڈر کی صورتحال کے پی کے میں بڑی خراب ہے۔ پشاور کے جو صنعت کار ہیں وہ بھی 2 دن پہلے یہ ٹی وی چینلز پہ آ کے بتا رہے تھے کہ ان سب کو ہوتے کی پرچہ مل رہی ہیں، اور اس پر جو عمل نہیں کر رہا یا تو ان کو اغوا کیا جا رہا ہے، یا پھر انہیں مارا جا رہا ہے، یا ان کے گھروں پر دستی بم پھینکے جا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ اے این پی کے ایک لیڈر نے بھی یہ کہا کہ کے پی کی حالت یہ ہے کہ وزیر اعلیٰ سے لے کر ایک عام دکاندار تک سب طالبان کو بتا دے رہے ہیں۔ وفاقی حکومت کو اس کو سنجیدہ لینا چاہیے، اداروں کو اس کو سنجیدہ لینا چاہیے، اور کے پی کے میں یہ نااہل گورنمنٹ ختم کر کے جو 13 سال سے وہاں مسلط ہے اور کچھ بھی نہیں کر پا رہی، اس نے صوبے کو ڈیفالٹ بھی کر دیا ہے۔ 1.5 ارب روپے، جس طرح زرداری صاحب نے اپنے انکشاف کیا تھا انٹرویو میں، آپ نے دیکھا ہوگا، ہم ٹی وی پہ آیا تھا، تو اس انٹرویو میں آصف زرداری نے بتایا تھا کہ 1.5 ارب روپے یک مشت انہوں نے نکال کے عمران خان کے جلسوں کے لیے دے دیے ہیں، کہ اس کی جو لائٹنگ وغیرہ، دوسرا پروگرام، ٹرانسپورٹ خرچوں کے لیے 1.5 ارب روپے نکال دیے ہیں خزانے سے، کے پی کے سے۔ یہ حالت ہے ان کی، خزانہ ڈیفالٹ کر گیا ہے۔ صوبے کی حالت یہ ہے کہ کے پی کے میں جو ہے امن امان نہیں، لوگ ڈرے ہوئے ہیں، سہمے ہوئے ہیں، بتاخری چل رہی ہے۔ اس کو ختم کون کرے گا؟ اس کو وفاقی حکومت کو کرنا پڑے گا، وہاں گورنر راج نافذ کر کے جو ہے پہلے جس طرح آپریشن چلا، آپریشن رد الفساد، اسی طرح کا ایک آپریشن کرنا پڑے گا اور اس مسئلے کو حل کرنا پڑے گا۔ اس کے علاوہ اس کا کوئی حل نہیں ہے۔ دوسری طرف کشمیر میں کل بلدیاتی انتخابات کا دوسرا مرحلہ ہوا، جہاں انتخابات میں وہاں کے جو وزیر اعظم صاحب ہیں وہ تنویر الیاس اپنے حلقے میں بلدیاتی الیکشن ہار گئے ہیں، یعنی جہاں سے یہ ایم این اے بنے ہیں وہاں کے حلقے سے یہ بلدیاتی الیکشن ہار گئے ہیں۔ آپ دیکھو نا، باجوہ کی کون کون سی مہربانیوں سے اور نعمتوں سے پی ٹی آئی والے منکر ہوں گے کہ باجوہ نے ایک ایسے شخص کو وزیر اعظم بنا دیا جو وہاں کی بلدیاتی الیکشن تک جیت نہیں سکتا، اسے الیکشن جتوائے اور وزیر اعظم بنوا دیا۔ تو یہ حالت ہے پی ٹی آئی کی، پی ٹی آئی کے لیڈروں کی، اور کشمیر سے، شہروں سے پی ٹی آئی کا صفایا ہو گیا۔ وہاں ساری پیپلز پارٹی، پی ایم ایل نون اور دیگر جماعتوں نے وہاں کامیابیاں حاصل کی ہیں، آزاد امیدوار سب سے زیادہ جیتے ہیں، اور یہ سارے مل ملا کر سارے شہروں میں میئرز جو آئیں گے، چیئرمین جو آئیں گے ٹاؤن کمیٹیوں کے، وہ یقیناً پی ٹی آئی مخالف ہوں گے۔ اور ایسا ہونا اچھمبے کی بات ہے، کیونکہ جہاں صوبائی حکومت جس کی ہوتی ہے عموماً بلدیاتی انتخابات میں اس کا پلڑا بھاری رہتا ہے، لیکن یہاں آپ نے دیکھا تو یہاں صورتحال مختلف تھی۔ اس طرح کے پی کے میں بھی ایسے ہی ہوا تھا، جب وہاں بلدیاتی الیکشن ہوئے
तो PTI तीसरे नंबर पे जमात आ गई थी, JUI नंबर 1 पे आ गई थी, दूसरे नंबर पे आज़ाद उम्मीदवार थे, फिर ये PTI थी, उसके बाद पीपल्स पार्टी का नंबर आया था। तो ये सूरत हाल PTI के साथ है। और जो लोग समझते हैं, इदारों में बैठे हुए लोग या बाहर बैठे हुए लोग, जो सहाफ़ी, जो हारून रशीद जैसे एक पाँव कब्र में रख के बैठे हैं सहाफ़ी, सारा दिन TV पे झूठ बोलना, तो ऐसे सहाफ़ियों के लिए आंखें खोलने के लिए काफ़ी है कि PTI की मकबूलियत जो है उसका बेड़ा गर्क हो चुका है। PTI की वो मकबूलियत नहीं है। अगर इस वक्त पाकिस्तान में अगर अकेला ही 100 जलसे इमरान खान ने किए हैं, गवर्नमेंट के किसी शख्स ने जलसे नहीं किए, कोई जलसे नहीं कर रहा। अभी बिलावल भुट्टो ने एक जलसा कराची में किया था, जो भी पीपल्स पार्टी की 55वें योम तासीस पर। उसके अलावा कोई सियासी जलसे नहीं हो रहे। और ये अच्छी बात है कि गवर्नमेंट जलसे नहीं करती, गवर्नमेंट अपने काम से अपनी बातें बताती है, अपने काम से जो है वो अपना तारुफ कराती है और चेहरा दिखाती है। लेकिन PTI ने जो गंद मचाया है वो चल रहा है। उसके अलावा जनरल बाजवा साहब ने कल जो है फ्रंट लाइन पर अगले मोर्चों का दौरा किया, वहाँ जवानों से खिताब किया और भारत को ललकारा कि अगर भारत ने कोई भी मामजूई की तो उसका भरपूर जवाब दिया जाएगा, और अगर भारत ने यहाँ कोई हमला किया तो हम सिर्फ उसका दिफा नहीं करेंगे लेकिन भारत में घुसकर उसका जवाब देंगे। तो ये बहुत बड़ा बयान है आर्मी चीफ की तरफ से, पहला ही बयान दबंग बयान है। पाकिस्तान की कौम और पाकिस्तान के अवाम अपने आर्मी के साथ हैं, पाक फौज के साथ हैं। उसके अलावा इमरान खान ने आज एक ट्वीट किया है कुछ देर पहले, मेरे इस व्लॉग से कुछ देर पहले उसका ट्वीट मैंने देखा। उसमें वो फरमा रहे हैं कि सिंध में जो कल्चर डे हो रहा है इस पर मुबारकबाद दे रहा हूँ, और ये तहजीब के है सिंध की, और मैं आ रहा हूँ सिंध में औजादारी के और इनसे गुलामों से इनको निजात दिलाने। तो उसको मैंने उसी ट्वीट पर जवाब दिया है, लेकिन अभी तक ताहाल उसने कोई जवाब नहीं दिया। जाहिर है वो तो जवाब नहीं देगा, और उसके जो चमचे कड़छे हैं, लौंडे लपाड़े हैं बकौल मंसूर खान के, वो गाली गलौज में शुरू हो जाएंगे। तो वो भले शुरू हो, मोस्ट वेलकम। लेकिन मैंने उनसे सवाल ये किया कि तुम सिंध आके क्या करोगे? पिछले 4 साल से तुमने सिंध को दिया किया है। सिंध का जो एक मंसूबा था नवाज शरीफ के दौर में अप्रूव हो चुका था, सक्खर हैदराबाद मोटरवे, तुमने 4 साल में उस पर एक ईंट लगाने नहीं दी, बल्कि ज़मीनी परचेज नहीं हुई। वो 4 सालों में वो ऐसे ही कागज़ों में लिपटा रहा, और तुमने सिंध में कोई तरक्याती काम नहीं करने दिए, न कोई काम करने दिया, न किसी मंसूबे को परवान चढ़ाया। उल्टा सिंध गवर्नमेंट को जो NFC अवार्ड की रकमें मिलती हैं उसमें से भी तुमने अरबों रुपए की कटौती करके फाटा और पता नहीं कहाँ लगाए, अपने पार्टी फंडों पे लगाए। इस तरह करके तुमने वो लगाए। इसका अगर तुम्हारे पास जवाब है तो जवाब दो। तुमने सैलाब पिछले 4-5 महीने से सिंध के अवाम बड़ी तकलीफ में है। तुमने कहा कि मैंने 15 अरब रुपए टेलीथॉन के लिए जमा किए हैं। बताओ सिंध में तुमने कितने पैसे दिए हैं, किस गरीब को तुमने पैसे दिए हैं? तुम कब सिंध में आए हो? एक बार भी तुम सिंध नहीं आए। सैलाब ज़दगान के पास हेलीकॉप्टर तो तुम्हारे पास 2-2 पड़े थे, पंजाब गवर्नमेंट का भी था, KP का भी था, लेकिन उसके बावजूद तुमने जहमत नहीं की कि सिंध आने की, क्योंकि सिंध के लोग तुम्हें पसंद ही नहीं। तुम समझते हो सिंध के लोग तुझे वोट नहीं देंगे, इसलिए तुम सिंध के लोगों को पसंद ही नहीं करते। और यही तुम्हारी सबसे बड़ी खामी है। इन 4 महीनों में तुमने इधर समाज नहीं लिया, और तुम सिर्फ सक्खर में आए, अपने ऑफिस में इंसाफ हाउस में वहाँ शामियाना लगाकर अपनी पार्टी के 2-4 चमचों को बिठाकर खाना खिला के उसको सैलाब ज़दगान दिखाकर 4 फोटो निकलवा के तुम वापस चले गए। लेकिन तुम जो पैसे जमा किए हैं बकौल सानिया निश्तर के 4.5 अरब रुपए अकाउंटों में आ गए हैं, तो बताओ वो पैसे कहाँ खर्च किए, कौन से इलाकों में तुमने पैसे दिए हैं? सिर्फ 10-12 लोगों को तुमने चेक दिए थे DI खान में, उसके अलावा तुमने पैसे कहाँ खर्च किए, किसको दिए हैं? वो सारे पैसे तुमने लॉन्ग मार्चों और जलसों पे खर्च किए हैं। सिंध के आवाम तुमसे ज़रूर पूछेंगे, सिंध में तुम आओ, हम तुमसे पूछेंगे, तुम्हें इतने अंडे और टमाटर मारेंगे कि तुम याद करोगे। तुम्हें इधर आओ तो सही। तुमने जो सिंध के साथ जुल्म किया है, हशर किया है, सिंध के लोगों को तुमने मुलाजमतें नहीं दी। सिंध के कोटे पर वफाकी दारुल हुकूमत में जो इदारे हैं उनमें सिंध के कोटे पर तुमने KP के लोगों को भर्ती किया। सिंध की कोटा ख़त्म करके मेरिट का नाम देकर सारे अपने लोग भर्ती किए, PTI के लोग भर्ती किए, लेकिन सिंध के लोगों को मुलाजमतें नहीं दी। तो ये क्या मुँह लेकर तुम सिंध आओगे? आज इस पर इवला ख़त्म करते हैं, इस उम्मीद के साथ कि अल्लाह हम सब पे रहम करे, आप सब पे रहम करे, और
اپنے گردنواح میں اپنے لوگوں کا، اپنے دوستوں کا، اپنے گھر والوں کا خیال رکھیں، خوش رہیں، آباد رہیں۔ السلام علیکم۔